हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के को कुरिकुलर का जो आपका सब्जेक्ट है, जिसका टाइटल रहेगा एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। इसके आंसर की के बारे में नहीं कि इस क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा 2023-24 यानी कि अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है, पेपर का सीरीज आपका सी रहेगा। एक बात कि आपका जो 75 का क्वेश्चन पेपर आया था, 65 को आपको करने थे। 33% पे आप पास हो जाएंगे। क्वालिफाई ये सिर्फ पेपर होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। तो 22 क्वेश्चंस अगर आपके सही रहेंगे तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। इतनी बात याद रखिएगा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही थे, कितने गलत थे। ठीक है, और सबसे पहली बात कि इन भाई ने जो मुझे पेपर सेंड किया है, इनका दिल से शुक्रिया। इनकी वजह से आप मतलब कि सभी बच्चे जो हैं अपने आंसर की चेक कर पाएंगे। तो सभी भाई इनको थैंक यू ज़रूर बोल देना। और जो बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो देख रहे हैं वो भी इन भाई को थैंक यू ज़रूर बोल देना। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था ना, तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वेब ब्राउज़र का प्राथमिक कार्य क्या होता है। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वेब ब्राउज़र का प्राथमिक कार्य क्या होता है। याद रखेंगे, वेब सामग्री को यानी कि वेब कंटेंट को पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने का जो है इसका कार्य होता है किसका, वेब ब्राउज़र का। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सारे बच्चे जो हैं क्या करेंगे, अपना आंसर मैच करते चलेंगे। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इन सारी चीज़ों को समझते चलेंगे, याद करते चलेंगे। ठीक है, रीजनिंग अभी आएगी। रीजनिंग ज़रूर समझनी है आपको, रीजनिंग को छोड़ना नहीं है, रीजनिंग को ज़रूर समझना है। आगे काम आने वाली रीजनिंग है। सारी रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराने की कोशिश की है अच्छी तरह से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सुरक्षित और एनक्रिप्टेड वेबसाइट कनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाने वाला विशिष्ट प्रोटोकॉल क्या है ना। सुरक्षित और एनक्रिप्टेड वेबसाइट कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाला विशिष्ट प्रोटोकॉल कौन सा है। ये चार जो है आपके प्रोटोकॉल है, इनकी फुल फॉर्म आप जल्दी से जान लेंगे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP का हो जाएगा आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTPS का हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, HTML को हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इन चारों का फुल फॉर्म हो गया। अब हम अपना आंसर करते हैं। देखो ये कह रहा है सुरक्षित और एनक्रिप्टेड वेबसाइट कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाने वाला विशिष्ट प्रोटोकॉल है। जैसे आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, या आपका सर्च बार हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ सर्च करते हैं तो लास्ट में लिखा होता है HTTPS। ठीक है, और एक लिखा होता है HTTP और HTTPS लिखा होता है ना, दो वेबसाइटों पे। तो इन दोनों में आपको क्या समझना है कि जो HTTP होता है ना, इसका फुल फॉर्म आपने पढ़ा लास्ट में आ रहा है सिक्योर, यानी कि किसी वेबसाइट पे, जैसे आप, मैं डायरेक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे जा रहे हैं। कॉलेज की वेबसाइट पे जाने के बाद आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या शेयर करना है, आपका बैंक अकाउंट, आपका आधार कार्ड, है ना, आपकी सारी पर्सनल डिटेल वहाँ पर शेयर करनी है। तो वहाँ पर लिखा होता है HTTP। अगर वहाँ पे लिखा है ना HTTPS, तो आप समझ जाएंगे कि ये HTTPS यानी कि ये जो प्रोटोकॉल है हमें बता रहा है कि ये जो वेबसाइट है आपने खोला है ये एकदम सिक्योर है। आप अपनी जो इसमें डिटेल शेयर कर रहे हैं बेझिझक होकर शेयर कर सकते हैं। आपका जो डाटा है, आपका जो डिटेल है वो कहीं नहीं जाने वाला है, एकदम सिक्योर होकर, मतलब कि बेफिक्र हो जाइए, आपका जो डाटा है हमने सिक्योर कर रखा है। इस तरह से आपको बताने की कोशिश करता है। और जो HTTP होता है ये जो है ना सिक्योर नहीं होता है। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ लिखा होता है HTTP और उसमें आप कोई अपनी डिटेल शेयर करते हैं तो ये उसकी पूरी संभावना है कि वो कोई भी हैक कर सकता है। जैसे आपने उसमें अपना अकाउंट शेयर कर दिया तो आपका जो अकाउंट खाली भी हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। तो सिक्योर कौन सा प्रोटोकॉल हो जाता है, आंसर कर देंगे सी। ठीक है, HTTPS, इनका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है साइबर सुरक्षा क्या है। साइबर सुरक्षा क्या है, याद रखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम और डेटा की चोरी, क्षति या अनधिकृत पहुंच से सुरक्षा को साइबर सुरक्षा कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड डैमेज फ्रॉम थेफ्ट, डैमेज और अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है, आंसर कर देंगे फिशिंग हमला। ठीक है, देखो ये भारी वर्षा, भूकंप और सूर्य ग्रहण ये सब क्या हो जाएंगे, आपके प्राकृतिक आपदा हो जाएंगी। लेकिन जो फिशिंग हमला है ना आपका, वो आपका जो है साइबर सुरक्षा खतरा हो जाएगा। ठीक है, साइबर अटैक हो जाता है। इसको समझने की कोशिश करिएगा एग्जाम्पल के जरिए। जैसे आप मछली पकड़ने जाते हैं, ठीक है, आप किसी तालाब में क्या करते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं, तो जो कांटा होता है उसमें आप एक छोटा सा कुछ भी मछली का खाना लगा देते हैं जो मछली को पसंद होता है ना। जो मछली को पसंद होता है उसको लगा के पानी में आप डालते हैं। अब मछली आती है, तैरती है, मछली देखती है मेरे को खाना मिल गया, मछली क्या करती है, उसको खाना समझ के उसको
खाने की कोशिश करते, जैसे आपको पता चला मछली ने खाना पकड़ लिया, आप उसको खींच के बाहर निकाल लेते हैं और फिर मछली को कुछ देर बाद पता चलता है कि वो क्या हुई है, कि वो शिकार हो चुकी है ना, वो शिकार हो चुकी है, वो खाना नहीं था, वो उसे लालच दिया गया था उसको पकड़ने के लिए, तब उसके पास रोने के अलावा कुछ चांस नहीं होता। इसी तरह से इंसान के साथ किया जाता है। जैसे कि आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है कि सर आपके लॉटरी वगैरह लगाए, इस SMS पे क्लिक करिए और आपको इतना रुपये ऐसे वैसे मिलेगा। तो इस तरह से आपको मैसेज आता है, आप उस पर क्लिक करा, आपने उसमें अपना सारा डिटेल वगैरह शेयर कर दिया, आपने सारी चीज़ें वो कर दी जो वो कहना ही चाह रहा है, आपको लॉटरी लगने की कह दी कि हाँ आपको लॉटरी लग रहा है। फिर आपको कॉल आता है कि सर मैं जियो कंपनी से बात कर रहा हूँ, या मैं यहाँ से मतलब कि एक लॉटरी कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपको ये लॉटरी लगा है और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, वो मुझे बता दिया, आपको जो इतना पैसा है 3 लाख 4 लाख वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये आपका बैंक अकाउंट नंबर है, ये सारी मुझे डिटेल शेयर कर दिया। आपने लालच में क्या करा, उसको शेयर कर दिया और फिर कुछ टाइम बाद आपको पता चला कि वो मेरा लॉटरी नहीं लगा था, मेरा दिवालिया निकालने के लिए वो मुझे लालच दिया गया था। तो आपको लालच देके जो अटैक किया जाता है उसी को बोलते हैं फिशिंग हमला, ठीक है, फिशिंग अटैक, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है। साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है। फायरवॉल जैसे कि दीवार से पता चल रहा है कि एक तरह से दीवार है किसकी, फायरवॉल। जैसे इसको एक इमेजिन कीजिए, इमेजिन क्या करना है आपको, एक दीवार को इमेजिन करना है जिसका नाम है फायरवॉल, ठीक है, एक दीवार को इमेजिन करना है जिसका नाम है फायरवॉल। इस दीवार का नाम है फायरवॉल, यहाँ पे आपकी सारी कंप्यूटर है, ये बाहर से आपका नेटवर्क आ रहा है, ठीक है। अब नेटवर्क अच्छा है बुरा है ये सारी जांच ये करेगी, यानी कि नेटवर्क को फिल्टर करेगी ये दीवार। अब जैसे कि कोई नेटवर्क यहाँ पे से आ रहा है, अब ये दीवार उसको फिल्टर करेगी, यानी कि उसकी जाँच करेगी कि ये नेटवर्क कंप्यूटर के लिए सही है या फिर गलत है, कंप्यूटर के लिए कोई नुकसानदायक है यानी कि हार्मफुल है, उसको कोई क्षति पहुँचा सकती है, कोई नुकसान पहुँचा सकती है हमारे कंप्यूटर को या नहीं। अगर नहीं पहुंचाएगी तो यानी कि सिक्योर होगा तो भेज देगी, अगर उसके लिए कुछ हमारा जो कंप्यूटर है उसके लिए कुछ यानी कि क्षतिपूर्ण होगी ये जो नेटवर्क है, तो इसको ये फायरवॉल यहीं पे ब्लॉक कर देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी, यह इसका उद्देश्य रहता है। तो क्या रहता है, फिल्टर करना, जो नेटवर्क आ रहा है ना उसको फिल्टर करना। टू फिल्टर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड अटैक, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि अनधिकृत पहुंच और हमलों को रोकने के लिए नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर और नियंत्रित करना जो इसका काम हो जाता है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूचना विशेषताओं के CIA मॉडल में सी का क्या अर्थ होता है। CIA मॉडल में सी का क्या अर्थ होता है, तो इसके लिए आपको CIA का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका कॉन्फिडेंटली इंटेग्रिटी अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंटली इंटेग्रिटी अवेलेबिलिटी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंटली, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सूचना सुरक्षा के लिए सामान्य खतरा नहीं माना जाता है। तो सूचना सुरक्षा के लिए किसे सामान्य खतरा नहीं माना जाता है, पासवर्ड प्रबंधन को, यानी कि पासवर्ड मैनेजमेंट को, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। जो फिशिंग हमला मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया था, मछली वाला एग्जाम्पल देके, तो फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, आंसर कर देंगे संवेदनशील डेटा या फिर खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना, यानी कि हमारे जो अकाउंट्स वगैरह हैं, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग यहाँ से शुरू हो जाती है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। निम्न शब्दों को सही क्रम जिस क्रम में वे डिक्शनरी में रखे जाने चाहिए में व्यवस्थित करने पर अंतिम शब्द क्या होगा। इन चारों में से वो अंतिम शब्द कौन सा होगा अगर इनको हम डिक्शनरी में रखें, डिक्शनरी के जैसे रखें यहाँ पे, ठीक है, क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अल्फ़ाबेट के हिसाब से, ठीक है। तो आपका सबसे पहले दे रखा है ए, चारों में ए दे रखा है, ठीक है, चारों को लिख लिया। दूसरे में आपका बी, तीसरे में आपका सी, तीसरे में आपका सी और चौथे में आपका सी। तो इस वाले को हटा देंगे, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ए के बाद जस्ट बी आ गया, बाकी में सी आ रहा है, तो इसको हटा देंगे, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अभी इन तीनों में हम करके देखेंगे। अब इसमें दूसरे में आ रहा है आपका टी और तीसरे में आ रहा है आपका सी, चौथे में आ रहा है आपका क्यू। यहाँ पे आपका सी हट जाएगा क्योंकि ACC ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, ठीक है। अभी आपके दो ऑप्शन रह चुके हैं यहाँ पे, अभी आपके देखो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, अभी आपके दो ऑप्शन रह गए ACTACQ, ये दोनों आपके रह गए, ठीक है। ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख लिए, तीन तीन इनके अल्फ़ाबेट। अब देखो यहाँ पे Q और T में कौन पहले आता है, Q पहले आता है या फिर T पहले आता है, तो आपका Q पहले आता है, Q पहले आता है तो ये आपका तीसरे नंबर पे हो जाएगा। अंतिम में कौन सा आएगा, ये वाला T वाला कौन सा, ये दूसरा वाला। तो दूसरा वाला कहाँ पे हमारा
एक्टुएट, ठीक है, इसका नाम क्या है, एक्टुएट। तो एक्टुएट हो जाएगा आपका बी, एक्टुएट हो जाएगा आपका बी आंसर। तो बी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप आपने सही किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इस श्रेणी में अगला पद क्या होगा। तो इस श्रेणी में अगला पद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक श्रेणी बनाने की कोशिश करता हूँ, एक श्रेणी बनाने की कोशिश करता हूँ। इसका अगला पद हमें पता करना है। तो 0 और 3 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे 3, 3 और 8 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे 5, 8 और 15 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे 7। तो हमें देख रहे हैं यहाँ पे हमारी जो सीरीज़ बननी है 3 3 5 7, यानी कि 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। ये 2 प्लस हो रहा है यहाँ पे इस सीरीज़ में। अब डिफरेंस में 2 प्लस हो रहा है, तो इसको जो है 15 से प्लस कर देंगे। 15 को हमारा जो निकल के आया 9 इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो 24 जो हमारा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए। अब देखो सही विकल्प चुनने के लिए आपको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। तैरना, तैरने से हो जाता है डूबना, और नाव का हो जाता है आपका क्या, जहाज, युद्ध, पनडुब्बी, मिसाल। ये तो बिल्कुल काट दो, जहाज और पनडुब्बी में आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो अब तैरोगे कहाँ पे, तैरोगे पानी के ऊपर, डूबोगे कहाँ पे, पानी के अंदर। नाव कहाँ चलेगी, पानी को ऊपर। अब पानी के ऊपर चल रही है तो पानी के नीचे कौन जाएगा, पनडुब्बी। पानी के नीचे कौन जाएगा, पनडुब्बी। शिप जो है आपकी पानी के ऊपर ही चलती है, तो नाव का शिप बिल्कुल नहीं होगा। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प हमें चुनना थर्मामीटर। जो थर्मामीटर होता है वो क्या करता है, तापमान को मापता है। और ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर क्या करता है, रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर को नापता है, यानी कि ब्लड में शुगर की कितनी मात्रा है, ये हमारा ग्लूकोमीटर नापता है। तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा सर्वथा भिन्न है, इनमें से कौन सा जो है सबसे अलग है, हमें बताना है। तो देखो नाक, कान, आँखें जो हो जाएंगे आपके फेस के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, फेस के पार्ट हो जाएंगे। जो मस्तिष्क है वो अलग हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमर समर व अजहर की कुल आयु कितनी है, 80 वर्ष है, ठीक है। और 4 वर्ष पहले उनकी कुल आयु कितनी होगी, तो 4 वर्ष पहले उनकी कुल आयु कितनी होगी, तो आंसर कर देंगे 76, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सेब का मूल्य 7 रुपये व केले का मूल्य 5 रुपये है। सोनू कुल 38 रुपये के फल खरीदता है, तो उसके द्वारा कितने सेब खरीदे गए हैं, ठीक है, सेब कितने खरीदे गए हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको जो है अपने कॉपी पेन पे कराऊंगा, क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, स्क्रीन पे आ नहीं पाएगा इस वजह से, ठीक है। तो कॉपी पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख लिया है, सेब की कीमत आपकी 7 रुपये है, केले की कीमत आपकी 5 रुपये, और जो खरीदता है 38 रुपीज़ की वो जो है फल खरीदता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें निकालना है सेब की कितने सेब खरीदता है ना, सेब कितने खरीदता है। तो देखो ये खरीदता है 7 रुपये की कीमत है, मान लेते हैं वाई सेब खरीदता है, और प्लस कर देंगे 5 रुपये की कीमत किसकी है, केले की है, और एक्स केले खरीदता है। कितने रुपए खरीदता है, 38 रुपीज़ की खरीदता है। अब हमें निकालना क्या है, वाई निकालना है। तो क्या करेंगे 7y प्लस नहीं इज इक्वल टू, ठीक है, 7y इज इक्वल टू 38 माइनस 5x, ठीक है, ये करेंगे। अभी नीचे लेके आएंगे y इज इक्वल टू 38 माइनस 5x बट्टे में लिख देंगे 7, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, y निकालना है। y क्या है, सेब की संख्या है, ठीक है, सेब की संख्या है। x क्या है, केले की संख्या है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x है ना 5 के बराबर में जो x है क्या है, ये केले की संख्या है। तो केले की संख्या यानी कि एक केले की संख्या है 5 रुपये के बराबर, 2 केले की संख्या 10 रुपये के बराबर। तो हमें यहाँ पे उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसका मल्टीप्लाई करके हम 38 से माइनस करें तो हमारा वो नंबर प्राप्त हो जाए जो 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ ट्राई कर लेंगे, 5 का जो है 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब यानी कि 38 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो 33 आएगा। 33 जो है 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी दूसरा ट्राई करेंगे, हाँ 5 में जो है हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, और 10 को अगर हम 38 में से माइनस करेंगे तो आपका 28 आ जाएगा, जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 38 माइनस 5 इंटू 2 के, यानी कि सेब की संख्या कितनी, वो केले की संख्या कितनी है, 2 है, बट्टे में लिख देंगे 7। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 38 माइनस 10 बट्टे में लिख देंगे 7। अब y इज इक्वल टू 28 बट्टे में लिख देंगे 7। तो 7 के साथ 7 चौक 28, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यानी कि उसने जो सेब की संख्या कितनी खरीदी थी, 4 खरीदी थी, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। आप अपने वहाँ चलते हैं।
तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, आपको बहुत अच्छे से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, वीडियो को लाइक कर देना। मेहनत बहुत लगी है सारे पेपर को सॉल्व करने में, तो उसके लिए बस एक शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, एक टेलीफोन डायल के सभी अंकों का गुणनफल क्या होगा। एक टेलीफोन डायल का, देखो यहाँ पे मैं एक टेलीफोन डायल बनाने की कोशिश करता हूँ। उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, सारे की बात कर रहा है। एक टेलीफोन डायल के सभी अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो आप इनका कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में आपको 0 से करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए दिनेश कहता है कि उसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं, वह फोटो किसका है। देखो समझने की कोशिश कीजिएगा, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिनेश, ये है दिनेश एक फोटो की ओर इशारा करता है, इसके पिता, किसके पिता, जो फोटो है, जिसका फोटो है ना, उसके पिता मेरी माता के यानी कि दिनेश की माता, दिनेश की मम्मी के इकलौते पुत्र हैं। दिनेश की मम्मी के इकलौते पुत्र का क्या मतलब हो जाएगा कि दिनेश की मम्मी के इकलौते पुत्र कौन हो जाएगा, खुद दिनेश हो जाएगा, है ना। तो इसके पिता, किसके पिता, दिनेश के पिता, है ना। उसके पिता मेरी माता के यानी कि दिनेश खुद हो जाएगा, और इसके पिता फिर कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं। तो किसका फोटो है, वो दिनेश के पुत्र का फोटो है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक महिला का परिचय एक व्यक्ति इस प्रकार करता है, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है। देखो समझने की कोशिश कीजिएगा। एक व्यक्ति है, मान लेते हैं ए व्यक्ति है, इशारा करता है एक व्यक्ति यानी कि एक महिला की तरफ, महिला का नाम है मान लेते हैं बी, महिला की ओर क्या करता है, इशारा करता है और कहता है कि इसकी माँ, किसकी माँ, बी जो है ना, बी की माँ यानी कि ये एम मान लेते हैं मदर, बी की जो माँ है मेरी सास यानी कि ए की सास, इसकी मदर इन लॉ, ठीक है, इसकी मदर इन लॉ जो है मेरी सास की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री यानी कि ये, इसकी सास ये है और इसकी पुत्री ये है, तो ये कौन हो जाएगा, इसका हस्बैंड हो जाएगा, इसकी वाइफ हो जाएगी, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, और ये इसकी क्या है, पुत्री है। तो इन दोनों से ही तो इसका जन्म हुआ है, तो ये कौन हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा इसका। देखो कह रहा व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, जिस महिला का परिचय दे रहा है उसका कौन लगता है, तो उसका पिता हो जाएगा। कौन होगा, पिता हो जाएगा ना, तो बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि पाइप को 16 91 65 लिखा जाए तो स्वयं लिखने पर अंतिम अंक क्या होगा, सबसे पहले हमें पता करना पाइप से जो 16 91 65 है वो कैसे बना है। तो देखो यहाँ पे पी है ना, पी आपका आता है 16 नंबर पे, जो आई है पाइप में वो आता है आपका 9 नंबर पे, जो आपका पी है ना वो आता है 16 नंबर पे, जो आपका ई है ना वो आता है आपका 5 नंबर पे। तो 16 91 65 आपका इस तरह से यहाँ पे बनता है। अभी हम क्या करना है, SWAN इसको हमें यहाँ पे बनाना है। तो एस कितने नंबर पे आता है आपका, एस आता है आपका 19 नंबर पे, डब्लू जो आता है, डब्लू आपका आता है यहाँ पे 23 नंबर पे, हाँ, और ए जो आता है आपका 1 नंबर पे, एन जो आता है आपका 14 नंबर पे आता है। तो 19 23 114 जो है आपका बन जाता है। इसमें जो लास्ट अंक हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, लास्ट अंक जो आपका बनना है, क्या बनना है, 4 बनना है। तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया है, तो आप इसको एक बार अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, और आंसर इसका मुझे कमेंट में बता दिएगा, ताकि बाकी लोग भी अपना इसको आंसर जो है चेक कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि a = 10 है, b = 20 है, c = 5 हो, तो इस वेन डायग्राम के आधार पर a और b का मान क्या होगा। देखो a = आपका 10 है, c = आपका 5 है, तो 10 में से 5 जाएंगे, आपका 5 बचेगा, ठीक है। b = आपका 20 है, c = आपका 5 है, तो 20 में से 5 जाएंगे, बचेंगे आपके 15। तो 5,15 आपका जो आंसर हो जाएगा, 5,15 ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 छात्रों की एक कक्षा में 40 को गणित विषय पसंद है, ठीक है, कितनों को गणित विषय पसंद है, 40 को, 30 को भौतिक विज्ञान पसंद है, 30 को भौतिक विज्ञान पसंद है, और 10 को दोनों पसंद है, ठीक है, 10 को जो है दोनों पसंद है। कितने छात्रों को, ठीक है, कितने छात्रों को ना तो गणित पसंद है और ना ही भौतिक विज्ञान पसंद है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 40 को पसंद है आपकी क्या, गणित,
30 को पसंद है आपको भौतिक और 10 को पसंद है दोनों, तो इनको प्लस कर देंगे, 80 हो जाएगा। 100 में से 80 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए मुझे अपनी कॉपी पे ही जाना पड़ेगा। तो देखो इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। 5 दोस्त हैं, नेहा, रीता, गीता, श्वेता और रजनी। पूर्व की ओर क्या करती हैं, मुंह करके बैठी हुई हैं, और नेहा श्वेता गीता के बीच में है, रीता गीता के बाईं ओर है और दूसरे स्थान पर है, दक्षिणी छोर पर बैठी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको अपनी कॉपी पे लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा लिख लिया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 दोस्त हैं, रीता, गीता, श्वेता और रजनी पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं एक पंक्ति में। ठीक है, नेहा जो है श्वेता व गीता के बीच में है। नेहा जो है श्वेता और गीता के बीच में है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेहा को लिख लेंगे। ठीक है, मैंने नेहा को लिख लिया है। श्वेता और गीता के बीच में है। अभी हम राइट और लेफ्ट डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन राइट में बैठा है कौन लेफ्ट में बैठा है। अब आगे पढ़ेंगे। रीता जो है ना गीता के बाईं और दूसरे स्थान पर है। यहाँ से हमारा पॉइंट बन रहा है कि जो रीता है ना गीता के बाईं और दूसरे स्थान पर है। देखो मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम गीता को लिखते हैं तो गीता और श्वेता के बीच में नेहा बैठी है। यहाँ पर अगर हम गीता को लिखते हैं तो पहले स्थान पर आपकी नेहा आ जाती है, दूसरे स्थान पर आपकी श्वेता आ जाती है, लेकिन गीता के दूसरे स्थान पर आपकी रीता आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गीता को। ठीक है, नेहा के ऊपर कौन लिख देंगे, गीता को, और गीता का एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, रीता आ जाएगी। कौन आ जाएगी, रीता आ जाएगी। और यहाँ पे नेहा के बराबर में कौन आ जाएगी, आपकी श्वेता आ जाएगी। ठीक है, श्वेता आ जाएगी। ठीक है, अभी दूसरे स्थान पर है तो ये पहले स्थान पर कौन होगा, पहले स्थान पर एक बस्ती है रजनी जो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 दोस्त आपके हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दक्षिणी छोर पर कौन होगा, तो दक्षिणी छोर पर कौन हो जाएगा, आपकी श्वेता हो जाएगी। तो श्वेता इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लगा देंगे श्वेता। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वृक्षों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं से 7वें व दाएं से 14वें क्रम पर है, उस पंक्ति में कुल कितने वृक्ष होंगे। तो यहाँ पे हम देखो एक वृक्ष बना लेते हैं। मान लेते हैं एक पेड़ है, अगर हम इसको दाएं से गिनते हैं तो इसकी संख्या ये 14वें नंबर पर आता है। ठीक है, दाएं से गिनते हैं तो 14वें नंबर पर आता है, और लेफ्ट से गिनते हैं यानी कि बाएं से गिनते हैं तो ये 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21। 7 और 14 यानी कि 7 और 14 21 हो जाता है आपका। अभी हम एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप इधर से गिनने तो 14वें नंबर पे आ रहा है, इधर से गिनने तो आप 7वें नंबर पे आ रहा है। तो यानी कि इस पेड़ को आप 2 बार काउंट कर रहे हो ना, इधर से भी काउंट कर रहे हो, इधर से भी काउंट कर रहे हो, तो ये आपका 21 हो रहा है टोटल। लेकिन इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। तो 20 जो है इसके वृक्षों की यहाँ पे संख्या हो जाएगी, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 33 छात्रों की कक्षा में रमेश का क्रम 13वां है, क्रम अनुसार 5 छात्र आशीष के क्रम से नीचे हैं, तब रमेश व आशीष के मध्य कितने क्रम अनुसार कितने छात्र होंगे, हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पे मैं क्लास बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं ये एक क्लास है। ठीक है, यहाँ पे एक क्लास है, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन है 13वें नंबर की, यानी कि 13वें नंबर पे आपका रमेश बैठा हुआ है। तो रमेश जो बैठा हुआ है ये वो लाइन है जहाँ पे रमेश बैठा हुआ है। ठीक है, वो ब्रांच है जहाँ रमेश बैठा हुआ है, इससे ऊपर के जो है छात्र हो जाएंगे जो 13 से ऊपर तक के हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रांच बनाएंगे जहाँ पे आपका आशीष बैठा है। कौन बैठा है, आशीष बैठा है, और आशीष से नीचे 5 छात्र और बैठे हैं। ठीक है, आशीष से नीचे 5 छात्र और बैठे हैं, यानी कि आशीष जो बैठा है 6ठे नंबर पे बैठा है, यानी कि 6ठे नंबर पे बैठा है। तो 13 और हम 6 को प्लस करेंगे, 13 और 6 आपका 19 हो जाता है, 13 और 6 आपका 19 हो जाता है। तो आपके 33 छात्रों में से 19 को माइनस करेंगे। ठीक है, ऊपर के छात्र और नीचे के छात्र मिलाकर कुल आपके 19 छात्र हो जाएंगे। तो 19 को माइनस करेंगे तो आपका बीच में कितने बैठे निकल के आ जाएगा। तो 3 में से 9 नहीं जा सकता, 1 इधर से लेके इधर दे देंगे, तो 13 में से 9 जाएगा बचेगा 4, 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, यानी कि 14 छात्र हो जाएंगे उन दोनों के बीच में, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि संख्या 9 2 5 8 1 4 7 3 के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तब दाईं ओर से चौथे व बाएं ओर से तीसरे अंक का अंतर क्या होगा। तो देखो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में हम लिखने की कोशिश करेंगे। आरोही क्रम हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 नहीं है, 7 8 और ये 9। ठीक है, ये आपका आरोही क्रम में हो जाएगा, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। अब कह रहा है तब दाईं ओर से चौथा, दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड से 1 2 3 4, यानी कि चौथा नंबर हो जाएगा आपका 5, और बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट हैंड से आपका तीसरा नंबर 1 2 3, तीसरा नंबर का अंत मतलब कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो 5 और 4, 5 और 3, 5 और 3 के बीच का अंतर हो जाएगा आपका 2, 5 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 2, 5 और 3 का अंतर हो जाएगा 2, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये मानते हुए कि नीचे दिए गए चित्र में अंक एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है तब लुप्त अंक क्या होगा। ये जो नीचे अंक दे रखे हैं ये क्या कर रहे हैं, एक निश्चित नियम का पालन कर रहे हैं, तब जो है यहाँ पे जो लुप्त अंक है वो क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन में मेरा मानना है ये जो 9 आया है यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ये जो यहाँ पे 36 आया है 6 का स्क्वायर है, ये जो यहाँ पे लुप्त अंक है अगर हम ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन चेक करने पे 45, 63, 72 जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन जो 100 होता है आपका वो 10 का स्क्वायर होता है। तो इसी आधार पर 10 के स्क्वायर के आधार पर, और ये 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा जो कि ऑप्शन में नज़र आ रहा है। इस आधार पे मैं इसका आंसर जो मानूंगा 10 मानूंगा, यानी कि डी मानूंगा, 100 इज़ द राइट आंसर। बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ मोती रतन है, कुछ रतन आभूषण है। इसको इंग्लिश में समझाने की कोशिश करूँगा, अच्छे से समझा पाऊंगा। सम पेयर्स आर ज्वेलर्स, यानी कि कुछ मोती हैं, इसको डायग्राम से समझेंगे। कुछ मोती जो हैं, कुछ मोती जो है, ये मोती का सर्कल मैंने यहाँ पे बना लिया, यानी कि पेयर्स का। कुछ मोती जो है आपके ज्वेल्स हैं, यानी कि ज्वेलर्स हैं, ठीक है, यानी कि गहने हो जाएंगे, ठीक है, ज्वेलर्स हो जाएंगे। और ये कह रहा है सम ज्वेलर्स आर ऑर्नामेंट, और जो सम ज्वेलर्स हैं वो ऑर्नामेंट हो जाएंगे। सम ज्वेलर्स के हो जाएंगे ऑर्नामेंट हो जाएंगे, ऑर्नामेंट। यानी कि ये देखो इस वाले सर्किल में क्या आ रहा है कि जो ज्वेलर्स है ना वो आपके मोती भी हैं, और जो ज्वेलर्स हैं आपके वो आपके ऑर्नामेंट में, हमें ये इस वाले सर्किल में हमको नज़र आ रहा है। अब क्वेश्चन साफ रहेगा, कुछ रतन मोती हैं, यानी कि सम ज्वेलर्स आर पेयर्स। सम ज्वेलर्स आर क्या हैं, सम ज्वेलर्स क्या हैं, पेयर्स हैं, मोती हैं, पहला जो है सही हो जाएगा। और ये कह रहा है कि कुछ आभूषण रतन है, यानी कि सम ऑर्नामेंट्स ज्वेलर्स। सम ऑर्नामेंट्स क्या हैं, ज्वेलर्स हैं, तो ये वाला भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ज्वेलर जो है वो ऑर्नामेंट भी है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष उचित हैं, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चारों में से एक सही विकल्प चुनिए जो दिए गए प्रतिरूप को पूर्ण करता है। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। देखो यहाँ पे 3 ट्राइंगल है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 4 ट्राइंगल है, यहाँ पे 4 स्क्वायर है, तो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इस प्रतिरूप पर ध्यान दीजिए। ये जो आपको इमेज दे रखी है चारों, इस पर ध्यान देना है। तो देखो क्या है कि इस वाले से ये वाला बना है, या फिर इस वाले से ये बना वाला है, कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन इस वाले से हमें ये वाला बनाना है, तो हमें इस वाले से ये वाला बनाकर देखना पड़ेगा कि कैसे बन रहा है। तो हमारा बहुत आसान हो जाएगा कि हमको कैसे बनाना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है, और एक बॉक्स हमको यहाँ बना लेना है। इस वाले बॉक्स में हमें ये वाले आकृति जो है चिन्हित कर लेने हैं। सबसे ऊपर आपका ट्राइंगल है, फिर आपका स्क्वायर है, फिर आपका एक ब्लैक डॉट है, फिर आपका सर्किल है, ठीक है। अभी क्या करना है, ये जो यहाँ पे देखो क्या है, ये वाला जो आपका सर्किल है ये ऊपर आ रहा है ऐसे करके, और ये वाला ब्लैक डॉट है ऐसे ऊपर जा रहा है। देखो सर्किल यहाँ आ रहा है, ब्लैक डॉट यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये वाला जो सर्किल है वो आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस वाले कोने पे आ रहा है, और ये वाला जो सर्किल है आपका यहाँ पे आ रहा हुआ है। और देखो यहाँ पे भी एक चीज़ और देखिए, इस वाले पॉइंट को भी यहाँ पे देख लेते हैं हम कि ये जो ट्राइंगल है आपका वो नीचे आ रहा है, ठीक है। कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल जो है आपका नीचे आ रहा है, यानी कि इसको नीचे कर देंगे, यानी कि यहाँ नीचे आ जाएगा। अब ये वाला जो आपका यहाँ पे देखो ये आ रहा है स्क्वायर आपका कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो स्क्वायर आपका नीचे बना देंगे। तो क्या बन रहा है, ये वाला ऊपर का नीचे आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक है। तो एरो कैसे बन रहा है आपका, एरो पे ध्यान देना है बस आपको। एक तो एरो आपका यूँ करके जा रहा है, एक आपका यूँ करके जा रहा है, और एक नीचे करके आ रहा है, फिर एक नीचे करके आ रहा है, इस तरह से आपका बन रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस वाले को देखो, इस वाले को यहाँ करना है, इस वाले को यहाँ करना है, और इसको यहाँ करना है, इसको यहाँ करना है, ठीक है। और इसके बदले इसको ऊपर कर देना है, फिर सिंपल है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो आपका डॉट है ब्लैक डॉट, इसको यहाँ पे ब्लैक डॉट लिख लेना है, ऊपर जाएगा यूँ करके तो ब्लैक डॉट आ जाएगा, ठीक है। इसको ये जो आपका सर्किल है इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यूँ करके। ये जो आपका ट्राइंगल है इसको नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ये जो आपका स्क्वायर है इसको नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो कि ये किस में मैच हो रहा है, किस में मैच हो रहा है आपका, देखो ब्लैक डॉट और ये सी में मैच हो रहा है, ठीक है। किस में मैच हो रहा है, सी में मैच हो रहा है। अच्छी तरह से देख लीजिए, खुद से बना के देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इनमें से कौन सी आकृति सर्वथा भिन्न है, इनमें से कौन सी आकृति जो है सबसे अलग है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, देखो भिन्न की यहाँ पे बात कर रहा है, यानी कि कौन सी जो है अलग है।
तो देखो यहाँ पे जो है दोनों आकृति सेम है, यहाँ पे दोनों आकृति सेम है, यहाँ पे दोनों आकृति सेम नज़र आ रही हैं। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये एक ही है, ये दोनों एक ही है, ये दोनों सेम है। लेकिन ये जो ना अलग डायरेक्शन में जा रहा है तीसरे नंबर का, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सी हो जाएगा। लेकिन काफ़ी लोगों ने यहाँ पे 4 भी टिक किया है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, तीसरे नंबर का अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आगे के लिए ट्रिक काम आएगी कि नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग हैं। नीचे जो चित्र दिया गया है उसमें कितने वर्ग हैं। तो जब भी कॉलम और रो बराबर होते हैं, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर 4 रो हैं 4 कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक साइड के कॉलम या फिर रो को लेंगे, उसका वर्ग कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले गिनती डालेंगे, 1 2 3 4, कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, इनका क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इनको प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, देखो 1 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30, कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। तो कितने वर्ग हो जाएंगे, यहाँ पे 30 वर्ग हो जाएंगे। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। नीचे जो चित्र दिया गया है उसमें कितने त्रिभुज हैं। देखो यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज का क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये कितने त्रिभुज है, यहाँ पे एक त्रिभुज है। अगर इसमें हम एक लाइन खींच देते हैं तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 2 और एक ये वाला, 3 त्रिभुज हैं। अब इसको गिनने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, 1 यहाँ पे लिखो, 2 यहाँ पे लिखो और इनको प्लस कर दो, 1 और 2 3 हो जाता है। तो कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। अब एक और यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो इसी में भी देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, अगर हम त्रिभुज का एक और पॉइंट यहाँ पे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज का एक और पॉइंट बढ़ा देंगे, 1 2 3। अब हम इसको काउंट करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, कितने त्रिभुज है, 6 त्रिभुज है। अब इसको ज़रा काउंट कर लेते हैं, ये हो जाता है आपका 1, ये हो जाता है आपके 2 और ये हो जाते हैं आपके 3। ठीक है, 3 हो जाते हैं। अभी हमने ये वाला गिन लिया, अब यहाँ से गिनो 3, अभी होता है आपके 4। ठीक है, 4 हो जाते हैं और ये हो जाते हैं आपके 5। अब यहाँ पे ये वाला भी तो रह गया 6, तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे आपके, 6 त्रिभुज यहाँ पे आ जाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वैसे सॉल्व कराऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखो 1 2 3 4, कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, कितने त्रिभुज आ रहे हैं यहाँ पे, 4, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, कितने हो जाते हैं यहाँ पे आपके, 10 हो जाते हैं। 10 ऊपर और 10 नीचे, कितने हो जाएंगे, 10 और 10 20 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। याद रखिएगा, हमने ऊपर की गिन लिए यहाँ के और ये नीचे की गिन लिए, कितने हो गए, 20 हो गए। अभी यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, देखो यहाँ पे एक ये वाला त्रिभुज बनना है ना, कितने बनने हैं यहाँ पे, एक ये वाला नज़र आ रहा है और एक ये वाला नज़र आ रहा है। कितने त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं, 2 इधर और 2 इधर, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 20 और 4 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24। तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे आपके, कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 1 2 3 4 और ये वाला 5। ठीक है, कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 5 त्रिभुज हो जाएंगे। देखो 1 2 3 और एक इसके अंदर 4 और ये सबसे बड़ा वाला 5, कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंक 4 वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा अंक होगा। अंक 4 वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले ना इन दोनों पासे में कॉमन देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। दोनों पासे में नंबर आ रहा होगा वो कौन सा है, तो हमें नज़र आ रहा है 3। ठीक है, 3 दोनों में नज़र आ रहा है, तो 3 लिख लेंगे, इस वाले का लिखेंगे। अब इसको क्लॉकवाइज चलना रहता है, 3 के बाद आ रहा है आपका क्लॉकवाइज में 1, 3 1 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 के बाद आ रहा है आपका 2। अब इसमें देखेंगे 3 लिखेंगे, 3 के बाद आ रहा है आपका 5 क्लॉकवाइज में, फिर आ रहा है आपका 6। तो देखो 2 के अपोजिट आपका 6 आएगा, 1 के अपोजिट आपका 5 आएगा, 3 के अपोजिट 3 नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2, अब 3 आ रहा है, लेकिन 4 इसमें कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, 4 इसमें कहीं नहीं आ रहा है, तो 4 5 6। तो एक जो लूडो का गोटा होता है उसमें कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4। हमसे पूछा 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो 4 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 इज़ द राइट आंसर, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन करना है कि अंक 5 वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा अंक होगा। अंक 5 वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखो
सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कॉमन देख लेंगे, कॉमन कौन सा है, कॉमन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है 1 है, ठीक है। 1 यहाँ पे लिख लेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे। 1 के बाद आ रहा है आपका 6, 6 के बाद आ रहा है आपका 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1 आ रहा है, 1 के बाद आ रहा है आपका 3, क्लॉक वाइज चलना है, फिर आपका चलेगा 2। तो देखो 1 2 3 5 6, यहाँ की 4 नहीं आ रहा है तो 4 यहाँ पे लिख देंगे 1 की जगह, ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो, अपोजिट में आएगा एक दूसरे के। ये जो आते हैं ना एक दूसरे के अपोजिट में नंबर आते हैं, ठीक है। ये जो आते हैं एक दूसरे के अपोजिट में नंबर आते हैं। तो अभी देखो हमसे पूछ रहा है कि 5 के विपरीत कौन सा होगा, तो 5 के विपरीत आपका 2 हो जाएगा। 5 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या कहते हैं इसको, बी, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस आकृति में अंतिम पासे पर नीचे के पृष्ठ पर कौन सा अंक होगा। इस आकृति में अंतिम पासे पर नीचे के पृष्ठ पर कौन सा अंक होगा। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 1 को हटाना होगा, जो मतलब कि जो ज़्यादा बार कॉमन हो रहा होगा उसको हमको हटाना होगा। तो चेक कर लेंगे अंतिम के साथ, इसको इसके साथ मैच करके देखेंगे हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैच करेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। 4 को लिख लेंगे, 4 के बाद आपका 2 आ रहा है, फिर आपका 5 आ रहा है इस वाले में, ठीक है। मैं इसको आपको एक स्क्रीन पे इमेज दिखा दूंगा, आपको शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब इस वाले में हम देखेंगे, यहाँ पे आपका कॉमन आ रहा है 4, 4 के बाद आ रहा है आपका 1 और 1 के बाद आ रहा है आपका 5, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 5 भी कॉमन आ रहा है, यानी कि एक ही पास में डबल डबल नंबर आ रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 6 नंबर होते हैं ना वहाँ पे, 5 5 आ जाएगा, 4 4 कैसे आ जाएगा। अभी अपोजिट पता करना होगा, तो अगर हमें 5 नंबर दे रखे होंगे तो एक का हम अनुमान लगा लेंगे कि जो इसके अपोजिट दे रखा है वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो ये जो है इसके साथ मैच नहीं होगा। अब इसके साथ हम ये बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि एक ही बचा है यहाँ पे। तो इनमें कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन देखेंगे, यहाँ पे हमारा कॉमन आ रहा है 4, ठीक है। 4 कॉमन देखेंगे, 4 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 चलेगा, फिर आपका 2 चलेगा, फिर यहाँ पे देखेंगे 4 चलेगा, 4 के बाद 5 चलेगा, 5 के बाद 1 चलेगा। हमें पता चल रहा है 2 के बाद आपका 1 आ रहा है, 3 के बाद आपका 5 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर में आपसे पूछ रहा है कि इस आकृति में अंतिम पासे पर नीचे के पृष्ठ पर कौन सा होगा। तो नीचे के पृष्ठ पर ऊपर आपका 4 है और 4 के अपोजिट क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, ठीक है। तो 6 इज़ द राइट आंसर, 6 इज़ द राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि इन तीनों में ना कहीं भी 6 नज़र नहीं आ रहा है, इन तीनों में कहीं भी 6 नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जाहिर सी बात हो सकती है कि इन तीनों में 6 नज़र नहीं आ रहा है, तो अपोजिट में कौन सा होगा, 6 हो सकता है। ये एक संभावना बन सकती है, बाकी सॉल्व करके कंफर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इस पृष्ठ को मोड़ने पर इनमें से कौन सी आकृति प्राप्त होगी। इस पृष्ठ को अगर हम मोड़ते हैं तो इनमें से कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो देखिए सबसे पहले आप इसको समझिए, 4 का जो विपरीत हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का विपरीत 6 हो जाएगा और 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। अगर आप इसको मोड़ेंगे तो इस तरह से इसका विपरीत आएगा। तो ठीक है, इसको देखो समझने की कोशिश कीजिए। तो 4 के अपोजिट आपका 1 हो जाएगा, 2 के अपोजिट आपका 6 हो जाएगा, 3 के अपोजिट आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिए, हमें जो पासे में ना, जो पासे की 3 साइड हमें दिखाई जाती हैं, 3 साइड उसके पीछे होती हैं, एक 4 के नीचे, एक 3 के अपोजिट में, एक 2 के अपोजिट में है इस वाले में, ठीक है, ए वाले में। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 हमें दिखाई जाती हैं, तो हम इसके आधार पर देखो क्या बताएंगे। मैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो आपको दिखा रहा है कि 6 और 2, 6 के बराबर में क्या है, 2 है, और लेकिन इसमें हमें क्या दिखा रहा है, 6 के अपोजिट में 2 है, यानी कि 6 यहाँ पे है तो हमें यहाँ पे नज़र आना चाहिए 2, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट है, इसमें इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो कट रहे हैं ना, मैं उनको पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब देखो जो 3 है, 3 के अपोजिट आपका क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, लेकिन 3 के अपोजिट में नहीं, 3 के बराबर में 5 यहाँ पे आ रहा है, 3 के बराबर में 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट में दिखा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अभी इसको और समझने की कोशिश कीजिए, ये वाला कैसे नहीं होगा। देखो ये क्या है, 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ये अपोजिट में तो आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, इसको मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो 4 के बाद आपका 2 आ रहा है, तो 2 के लेफ्ट हैंड में आ रहा है, ठीक है, 2 के लेफ्ट में आ रहा है आपका 3, लेकिन यहाँ पे आपका राइट में आ रहा है 3, तो ये वाला भी नहीं होगा। लेकिन आपको जो सी हो जाएगा ना, वो हर तरीके से एकदम पॉसिबल बन रहा है, क्योंकि देखो 3 के अपोजिट में आपका क्या आना चाहिए, 3 के अपोजिट में आपका जो आना चाहिए 5 आना चाहिए, जो कि नीचे होगा, मान सकते हैं। 6 के अपोजिट में आपका 2 आना चाहिए, जो कि इधर हो सकता है, मान सकते हैं। और 4 के अपोजिट में आपका जो है 1 आना चाहिए, जो मान सकते हैं इधर हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप एक बार
एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा। और आपको सॉल्व मतलब कि ये पेपर जो है सिर्फ सॉल्व चाहिए ना, तो आंसर इसका सी ही होगा। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना। अंतिम चित्र Z को खोलने पर इनमें से कौन सी आकृति प्राप्त होगी। जैसे को मान लेते हैं ये एक पेपर है, ये एक कागज़ का पेपर है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करके मोड़ते हैं इधर की तरफ, जैसे इसमें जो मुड़ रहा है, तो इसकी जो आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी, इसकी जो पेपर की आकृति बनेगी वो बनेगी इस तरह से कुछ, ठीक है। अब इस पेपर को हम यूं करके और मोड़ देते हैं, यानी कि इस वाले कोने को इस वाले कोने पे और ले आते हैं, तो इस वाले पेपर की जो आकृति बनेगी वो ऐसी बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। और अभी हम इस पे एक गोला कर देते हैं ऐसे करके, तो अभी इसको हम अगर हम खोलेंगे तो कैसी बनेगी आकृति। तो देखो ये हम इसको पेपर को हमने खोल लिया है, हमने गोला बनाया था यहाँ पे, ये वाला एक गोला यहाँ आ जाएगा, एक गोला यहाँ पे, एक गोला यहाँ पे, तो इस तरह से इसकी इमेज बनेगी। तो सी इज़ द राइट आंसर। ये मैंने जो है पेपर पे प्रैक्टिकल खुद से किया था, तब इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक बार करके देख लिएगा, आंसर आपको गलत लग रहा हो तो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यदि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था तो 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपको देखो कोड पता होना चाहिए, मंथ का कोड पता होना चाहिए, ईयर का कोड पता होना चाहिए, और एक दो ट्रिक होती है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में करने के लिए अगर हमें ये कह रहा है कि यदि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था तो 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि बता रहा है कि ये कौन सा दिन था, बस हमें ये पता होना चाहिए कि पूछ हमसे क्या रहा है। तो 2019 में 3 फरवरी का दिन पूछ रहा है, तो 2019 में से लास्ट के 2 अंक ले लेंगे, यानी कि 19 ले लेंगे। अब 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे 19 को, कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है। कितनी बार जाएगा 16, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो जो बचा है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा। अब हमसे कब की डेट पूछ रहा है, 3 फरवरी के, तो 3 को प्लस कर लेंगे। और फरवरी महीने का कोड होता है 5, ठीक है। मंथ के कोड आपको याद करने पड़ेंगे इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखो 19 3 3 + 5, इसको अगर हम प्लस करेंगे, 19 और 3 आपको हो जाता है 22, 22 और 3 आपको हो जाता है 25, और 25 और आपका 5 हो जाता है यहाँ पे फरवरी का कोड 30, यानी कि कितना आ जाता है 30 आता है। और 30 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है। कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। 2 जो है वही आपका आंसर है। एक चीज़ और याद रखिए, 0 1 2 3 ये जो होते हैं ना आपके महीने होते हैं, यानी कि 0 पे जो आता है अगर डिवाइड करके 0 निकलता है तो आपका फ्राइडे होगा, और डिवाइड करके 1 आता है तो सैटरडे होगा, डिवाइड करके 2 आता है तो आपका संडे होगा। तो हमारा आंसर क्या आता है, 2 आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संडे, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि इस श्रेणी में अगला पद क्या होगा। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, आपकी जो श्रेणी है 7 26 63 124, और अगला पद हमको यहाँ पे बताना है। तो देखो क्या ट्रिक लगाइए यहाँ पे, ये जो 7 है ना आपका, 7 कैसे आया है, अगर 2 का आप क्यू करते हैं, 2 का क्यू करते हैं कितना आता है आपका 8 आता है, 8 में से 1 माइनस कर देंगे कितना आएगा 7 आ जाएगा। 2 का क्यू करके 8 आएगा, 8 में से 1 माइनस कर देंगे आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कैसे निकाला है कि अगर आप 3 का क्यू करते हैं, 3 का क्यू करके आपका आ जाता है कितना 27, 27 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है कि आपके अगर आप 4 का क्यू करते हैं, 4 का क्यू करके आपका कितना आ जाता है 64 आ जाता है, 64 में से -1 करेंगे कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 5 का क्यू करते हैं, 5 का क्यू करते हैं तो कितना आ जाता है आपका 125 आ जाता है, 125 में से 1 घटाएंगे और कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए 6 का क्यू करेंगे, तो 6 का क्यू करके कितना प्राप्त होएगा 216 मिलेगा, 216 में से 1 घटाएंगे तो 215 बचेगा, कितना बचेगा 215 बचेगा। डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यदि एक थैले में 1 2 व 5 के सिक्कों के रूप में 30 रुपये हो तथा सिक्कों की संख्या का अनुपात 5.5.3 हो, तब तो उस थैले में 5 रुपये के सिक्के कितने होंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करा है कि सिक्के हैं कितने 1 2 और 5 रुपये के सिक्के हैं। अब इनका अनुपात है आपका 5 5 और 3। अब इनका हम सबसे पहले वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू निकालने के क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 करेंगे, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा। ये इनका वैल्यू निकल जाता है, वैल्यू निकलता है इनका 5 10 15। अब इनको प्लस कर लेंगे, 5 और 10 कितना हो जाता है आपका 15, और 15 कितना हो जाता है आपका 30, ठीक है। वैल्यू कितने निकल के आता है 30 निकल के आता है, कितना निकल के आता है 30 निकल के आता है।
वैल्यू कितना निकल के आता है, 30 निकल के आता है। और थैले में जो है सिक्के कितने हैं, 30 हैं, तो 30 से इसका डिवाइड कर देंगे। ठीक है, किससे डिवाइड कर देंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा 1। वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें पता क्या करना है कि यह 5 रुपये के जो सिक्के हैं, ठीक है, 5 रुपये के जो सिक्के हैं, अब 5 रुपये के सिक्के का जो अनुपात है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके 5 रुपये का अनुपात कितना है, 3 है। 5 रुपये का अनुपात कितना है, 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो 5 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 से कितने रुपये, 15 रुपये। अब इसको और सॉल्व कर लो। हमारा वैल्यू कितना निकल के आया था, 1 निकल के आया था। 2 के सिक्के पता करने हैं, तो 2 का वैल्यू कितना है, 5 है, यानी कि 2 का जो अनुपात है वो कितना है, वो आपका 5 है। तो अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो आपका कितना निकल के आएगा, आपका 5 निकल के आएगा। इनकी 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो आपके 5 हैं, और 2 रुपये से 5 रुपये के सिक्के से आपका 10 रुपये हो जाएंगे, और 15 उसके, तो आपके 25 हो जाएंगे। और देखो यहाँ पे एक वैल्यू निकल के आया था, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो ये पता करने के लिए आपका जो अनुपात है वो 5 है, तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। तो 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये, आपका टोटल 30 रुपये हो जाते हैं। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अतः इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि 5 रुपये के 3 सिक्के जो हैं थैले में पड़े हैं। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पे लुप्त स्थान है, वहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, कितना आ जाएगा, 15 प्लस 1 16, 16 आ जाएगा यहाँ पे। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, कितना आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा, प्लस 1 81 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 81 में, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 81 में, कितना आ जाएगा आपका, 405 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 405 आ जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 406 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 406 में, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 406 में, आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2030 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2030 आ जाएगा, प्लस 1 ऐड करेंगे आपका 2031 हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 ऐड कर देना है। 5 को जो है सभी अंकों के साथ मल्टीप्लाई करते हुए 1 जोड़ते हुए जाना है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 2031, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। 43 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके शुरू होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में ब्लॉक डायग्राम में कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू क्या काम करती है। डिजिटल कंप्यूटर में ब्लॉक डायग्राम जो होता है आपका, वो कंट्रोल यूनिट में क्या काम करती है। आंसर कर देंगे, इनपुट डिवाइस को प्रबंध करते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को मैनेज करती है, तो आंसर हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस को प्रबंध करती है। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डिजिटल कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम का कौन सा घटक उपयोगकर्ता को संसाधित जानकारी प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार है। तो देखो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ेंगे, विच कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग प्रोसीड इंफॉर्मेशन टू यूज़र, यानी कि यूज़र को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए कौन जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है समझ में आ रहा होगा, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, है ना। इनपुट डिवाइस से तो आप किसी भी डाटा को एंटर करेंगे कंप्यूटर में, आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, उसको आपके सामने ला के रख देगा। तो डी इज़ द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू कैश मेमोरी का प्राथमिक कार्य क्या है। कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू कैश मेमोरी का प्राथमिक कार्य क्या है। याद रखेंगे, अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करके डेटा एक्सेस को तेज़ करना। अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को इकट्ठा करके डेटा एक्सेस को तेज़ करना सीपीयू कैश मेमोरी का जो है प्राथमिक कार्य रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस प्रकार की मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है और आमतौर पर कंप्यूटर में प्रोग्राम और डेटा के दीर्घकालिक भंडारण के लिए उपयोग की जाती है। देखो सबसे पहले बात हमें यहाँ पर ध्यान करना है, ये नॉन वोलेटाइल पूछ रहा है। ठीक है, और आपकी जो रैम है, कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी जो होती है आपकी, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, लेकिन जो आपकी रोम होती है वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कौन सी मेमोरी प्रकार आमतौर पर सबसे तेज़ है लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में प्रति यूनिट स्टोरेज सबसे महंगा है।
कौन सी मेमोरी आमतौर पर सबसे तेज़ है लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में प्रति यूनिट सबसे महंगा है ना। तो आंसर कर देंगे यहाँ पे इसका कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी स्पीड से चलता है और 1 यूनिट बहुत महंगा चार्ज करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में बायोस मीन हो जाता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का उद्देश्य क्या है। तो आंसर कर देंगे यहाँ पे स्टार्टअप के दौरान हार्डवेयर घटकों को प्रारंभ करना और नियंत्रित करना। ठीक है, स्टार्टअप के दौरान हार्डवेयर घटकों को प्रारंभ करना और नियंत्रित करना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आधुनिक कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रकार का प्राथमिक भंडारण है। कौन सा सामान्य प्रकार का प्राथमिक भंडारण है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी हमसे पूछ रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, HDD SSD और ये मैग्नेटिक टेप जो है आपका, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी है वो मेमोरी जिसमें जो है आप परमानेंटली डाटा को स्टोर कर सकते हैं, है ना। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली वो होती है जिस जो है ना लाइट वगैरह जाने के बाद या फ़ोन ऑफ ऑन करने के बाद आपका जो डाटा होता है गायब हो जाता है इस तरह से। तो आपकी जो CD-ROM है ना आपकी प्राइमरी मेमोरी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर में जो होता है आपका सामान्य प्रकार का प्राथमिक भंडारण CD-ROM हो जाएगा। ठीक है, देखो प्राइमरी मेमोरी और मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपकी रोम हो जाती है ना, जैसे कि आपकी ये रैम हो जाती है, जैसे कि आपकी कैश मेमोरी हो जाती है, जैसे कि आपकी क्या एक और बोलते हैं इसको फ्लैश मेमोरी। हाँ, फ्लैश मेमोरी हो जाती है। ठीक है, ये आपकी क्या है प्राइमरी मेमोरी हो जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। सहायक मेमोरी यानी कि हमसे सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्सिलरी मेमोरी। एक्सिलरी मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्सिलरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सिलरी मेमोरी का क्या उद्देश्य रहता है। तो मैंने अभी आपको बताया जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना उसमें डाटा जो है लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी में आपका जैसे कंप्यूटर बंद करते हैं, लाइट ऑफ करते हैं, है ना, मतलब कि लाइट चली जाती है या फिर आप फोन अपना ऑफ कर देते हो तो आपका जो डाटा है वो गायब हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज रहेगा। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम और डेटा के लिए दीर्घकालिक भंडार। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज भंडारण प्रदान करता है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस प्रकार की सहायक मेमोरी का उपयोग आमतौर पर डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर या उपकरण के बीच ले जाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे पूछ रहा है सहायक मेमोरी। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। तो ये सभी जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो जाएंगी सबसे पहली बात। अब हमसे पूछ रहा है कौन सी मेमोरी जिसका उपयोग आमतौर पर डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए उपयोग करते हैं। आंसर कर देंगे ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग जो है आमतौर पर डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम OS का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य होता है हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंध करना। ठीक है, मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो आंसर कर देंगे विंडोज 10। ठीक है, विंडोज 10 आपका क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, है ना। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइस ड्राइव की क्या भूमिका है। कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइस ड्राइव की क्या भूमिका है। आंसर कर देंगे हार्डवेयर उपकरणों के साथ नियंत्रण और संचार करना। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद हार्डवेयर डिवाइस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम को वायरस, मॉलवेयर और अन्य सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है। आंसर कर देंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस, मॉलवेयर एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स। आंसर कर देंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर घटक कंप्यूटर पर कई कार्यों या फिर प्रक्रियाओं के निष्पादन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। आंसर कर देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो आंसर कर देंगे दस्तावेजों और छवियों का संपादन करना यानी कि एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर श्रेणी में छवियों
छवियाँ और ग्राफिक्स बनाने और संपादन करने के प्रोग्राम शामिल हैं। छवि यानी कि आपका इमेज हो जाता है, इमेज और ग्राफिक्स बनाने और संपादन करने, संपादन यानी कि एडिटिंग करने के प्रोग्राम शामिल है। आंसर कर देंगे ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो और वीडियो फाइलों को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो आंसर कर देंगे VLC मीडिया प्लेयर, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है जिसका उपयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आंसर कर देंगे आउटलुक, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ड स्क्रीन का कौन सा क्षेत्र वर्तमान में खुले दस्तावेजों के नाम प्रदर्शित करता है, यानी कि वर्ड स्क्रीन का वो कौन सा एरिया रहता है जो करंटली ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट्स, उनके नाम हमें डिस्प्ले करता है। आंसर कर देंगे टाइटल बार, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सी सुविधा आपको वर्ड दस्तावेज में यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को तुरंत बदलने और खोजने की अनुमति देता है। आंसर कर देंगे फाइंड एंड रिप्लेसमेंट। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेसमेंट जो हमें क्या करता है, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट को तुरंत बदलने और खोजने की अनुमति देता है। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ड में वह डिफ़ॉल्ट स्थान क्या है जहां प्रोग्राम आपके द्वारा किसी दस्तावेज यानी कि किसी डॉक्यूमेंट को खोलने या फिर सहेजने पर फाइलों को ढूंढता है। तो आंसर कर देंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में सम्मिलित बिंदु को स्थानांतरित करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो आंसर कर देंगे कंट्रोल प्लस होम। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम, तो यहाँ पे होम दे रखा है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पूर्ववत का मतलब होता है यहाँ पे अंडो। ठीक है, क्या होता है अंडो, जैसे आपने मोबाइल में कोई इमेज डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन लिखा आता है नीचे अंडो करके, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका इमेज वापस आ जाता है। तो इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किया जाता है। आपने जो भी डिलीट किया वापस आ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ड में कौन सा फीचर आपके टाइप करते ही गलत शब्द के लिए स्वचालित रूप से सुधार का सुझाव देता है। तो आंसर कर देंगे ऑटो करेक्ट। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा टूल आपको दस्तावेज में वर्तनी त्रुटि की जांच करने और उन्हें ठीक करने में मदद करता है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे विच टूल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प यू चेक एंड करेक्ट स्पेलिंग एरर इन अ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग एंड एरर डॉक्यूमेंट्स को कौन ठीक करता है। आंसर कर देंगे स्पेल चेकर, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ड में लाल लहरदार रेखांकन क्या दर्शाता है। तो लाल लहरदार रेखांकन जो होता है आपका वो क्या दर्शाता है, स्पेलिंग संबंधित त्रुटि दर्शाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ड में कौन सा संरेखण विकल्प टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन पर संरेखित करता है जिससे पैराग्राफ के दोनों ओर एक साफ किनारा बन जाता है ना। कौन करता है, देखो जैसे कि एक पेज है, पेज को अगर हम एक टेक्स्ट लिख रहे हैं यहाँ पे तो ऐसे करके यहाँ पे इतने बीच में टेक्स्ट आएगा, बिल्कुल भी इधर उधर फालतू नहीं जाता है, और यहाँ पे जो साइड में क्या होता है एक साफ किनारा बन जाता है। तो ये कैसे होता है, जस्टिफाइड। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज मार्जिन को समायोजित करने का उद्देश्य क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज मार्जिन को समायोजित करने का उद्देश्य क्या है। याद रखेंगे किसी पृष्ठ पर किसी पेज पर सामग्री के चारों ओर किसी पेज पर चारों ओर सफ़ेद स्थान की मात्रा को नियंत्रित करना, सफ़ेद स्थान की मात्रा को नियंत्रित करना, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ड में पेज ब्रेक फीचर का उद्देश्य क्या है। वर्ड में पेज ब्रेक फीचर का उद्देश्य क्या है। याद रखेंगे दस्तावेज के किसी विशिष्ट स्थान पर एक नया पृष्ठ प्रारंभ करना, यानी कि टू स्टार्ट अ न्यू पेज एट स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज मुख्यतः जो है आपका व्यक्तिगत दस्तावेज बनाने के लिए किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत के साथ समायोजित करना इसका उद्देश्य रहता है। कंबाइनिंग अ डॉक्यूमेंट विद अ डाटा सोर्स टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ड में दस्तावेज गुण का उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज इन वर्ड। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी का उद्देश्य क्या है वर्ड में। याद रखेंगे दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करना, जैसे लेखक और शीर्षक, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट्स सच एज ऑथर एंड टाइटल, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का रहेगा
एक्सेल में ऑटो सम ड्रॉप डाउन मेन्यू से निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय फंक्शन चुना जा सकता है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल फंक्शन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ऑटो सम ड्रॉप डाउन मेन्यू इन एक्सेल। तो आंसर कर देंगे सम काउंट एवरेज मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, सम काउंट एवरेज मैक्सिमम मिनिमम इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चंस हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को यानी कि इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में बहुत मेहनत लगी है, तो आपसे बस रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैंने जो मेहनत की उसका थोड़ा सा मुझे फल मिल जाए। तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 1K व्यूज़ इस वीडियो पे मुझे आप दिला दें। ठीक है, 1000 व्यू का मैं आपको बस छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ, तो वो आप इस वीडियो पे करा दीजिए। मेरी मेहनत बस इसी में वसूल हो जाएगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार बहुत है मेरे लिए। तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।